कहा जाता है कि मगरमच्छ बहुत आते हैं। क्या कहानी है ये? नहीं, कोई भी आदमी जो फिशरीज करेगा वो मगरमच्छ क्यों पालेगा? मायावती से इतनी तलखी क्यों रही है? देखिए, पुरानी बात हो गई। वो समय मायावती जी की सरकार बहुमत में नहीं थी, तो हम लोगों की ये मांग थी कि आप बहुमत सिद्ध करें। अब चूंकि बहुमत नहीं था इसलिए बात बढ़ती गई और फिर आगे जो हुआ वो सभी लोग जानते हैं। किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। जो हमारा जनसेवा संकल्प पत्र है उसमें किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, सबकी बातें कही गई। पायलट भी तो हैं? हाँ, आधे पायलट हैं। मतलब क्या होता है? आधे पायलट का मतलब पूरा औपचारिक हमने रिटन टेस्ट पास किया है, लेकिन अभी तक सोलो नहीं मिला। चुनाव में बीजेपी से ऑफर आया नहीं कि बात इसका फैसला करने में सबसे बड़ी भूमिका राजा भैया की रही है। सरकारी दस्तावेजों में तो इन्हें रघुराज प्रताप सिंह कहते हैं, लेकिन कुंडा की जनता प्यार से राजा भैया कहती है। इसमें हमारे चालक होंगे स्वयं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। पिछले 3 दशकों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। कभी सरकार बनाई है तो कभी सरकार गिराने में भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन आज हमारे साथ सारथी की भूमिका में है राजा भैया। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में भी क्या हम ये कहें कि ये भूमिका कायम रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार के अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे, क्योंकि प्री पोल अलायंस किसी से हुआ नहीं है। जनसत्ता दल अपने बलबूते पर बिना किसी दूसरे दल की बैसाखी के चुनाव लड़ रही है और बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको जनता का पूरा स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और स्थिति बड़ी अच्छी है। हम आशान्वित हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। कुंडा, बाबागंज, ये जो प्रतापगढ़ की 2 विधानसभाएं हैं, इनके अलावा भी और कई सीटें हैं जहां हम जीतेंगे। लोग आपको प्यार से राजा कहते हैं और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपके राजत्व का महत्व भी बताती है। राजा भैया ही क्यों? नहीं, देखिए, आपको यहाँ खेत दिख रहे हैं, बाग दिख रही है, इसमें कोई राजशाही वाली बात नहीं है। और राजतंत्र तो समाप्त हुए वर्षों हो गया है, उसका कोई एडवांटेज किसी पूर्व राजघराने को नहीं है। और आज संविधान में हम सब लोगों को बराबर का हक दिया है, बराबर का दर्जा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और राजनीति में सफलता कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मेहनत आपने बहुत की है, लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि 1993 से लेकर अब तक लगभग हर सरकार में, मायावती की सरकार छोड़ दें और योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो इस सरकार में वो भूमिका क्यों नहीं मिली? क्योंकि मंत्री पद लगभग आपको हर सरकार में मिला है, समाजवादी पार्टी हो या फिर राजनाथ सिंह में बीजेपी की सरकार हो। नहीं, देखिए, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्व होता है अपने राजनीतिक सिद्धांतों का। और हर सरकार में नहीं हुआ। 93 से 96 नेताजी रहे, उसमें भी हम नहीं रहे मंत्री। 4 बार मायावती जी रहे, उसमें भी नहीं रहे। तो मंत्री पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्व की बात है कि क्षेत्रवासियों का, अपने मतदाताओं का विश्वास अर्जन और हर बार बढ़े हुए मतों से जीतना, तो ये हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इस पर मैं आती भी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वोट से आप लगातार जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं। तो इस बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? 25 साल निर्दलीय जीतने के बाद सभी से राय ली गई कि आगे क्या किया जाए। 25 वर्ष हो गए निर्दलीय के रूप में, तो निर्दलीय लड़ा जाए, किसी दल में शामिल हो जाएं या स्वयं का दल बनाएं। तो अधिकांश लोगों ने ये कहा कि अपना खुद का दल बनाया जाए। 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा हो सकती थी, कम हो सकती थी? 17 सीटें हैं, जहां जहां हम मजबूत स्थिति में हैं। क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल भी अब तो काफी उसमें छूट दे दी गई है, लेकिन दौड़ों पर, रैलियों पर, जनसभाओं पर
या रोड शो पर अभी तक प्रभावी ढंग से रोक लगी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं था। तो पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि संख्या से ज़्यादा हमको ये देखना है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हैं वहीं लड़ाया जाए। मायावती से इतनी तल्खी क्यों रही हमेशा? देखिए, पुरानी बात हो गई वो, और उस समय मायावती जी की सरकार बहुमत में नहीं थी, तो हम लोगों की ये मांग थी कि आप बहुमत सिद्ध करें। सदन के अंदर ही बहुमत सिद्ध किया जा सकता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो यही हम लोगों की मांग थी। अब चूंकि बहुमत नहीं था, इसलिए बात बढ़ती गई, और फिर आगे जो हुआ वो सभी लोग जानते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस तालाब पर जिसकी कई सारी कहानियां, किंवदंतियां सुनी गई हैं। यानी कि ये वो इलाका है जहां पर कहा जाता है कि मगरमच्छ बहुत आते हैं। क्या कहानी है ये? आप भी वही प्रश्न आपने किया जो सब करते हैं। हाँ। नहीं, कोई भी आदमी जो फिशरीज करेगा वो मगरमच्छ क्यों पालेगा? और बाकी तो गांव है और तालाब है, किसी भी प्राणी के आने जाने पे रोक नहीं है। दरअसल गंगा जी बगल से बहती हैं यहाँ से। तो गैंजेटिक घड़ियाल गंगा जी की एक बड़ी लुप्तप्राय प्रजाति है। तो कभी कभार आ जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो घड़ियाल है, असल में मगरमच्छ नहीं। तो कंकाल निकलते हैं, वो फेंके किसने? नहीं, कंकाल कभी भी यहाँ से नहीं निकले। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। गंगा जी के तट होने के कारण यहाँ पे प्रवाहित कर दिया जाता है, और जब जल कम होता है तो आप गंगा जी की बालू में चलेंगी तो कोई हड्डी, कोई अस्थियां ये मिल जाती हैं। और उस समय मायावती जी के दौर में जिसको जो कहानी बनानी थी वो बनाई। लेकिन राजा भैया से नाराजगी होती है, वो व्यक्ति लापता हो जाता है और फिर कुछ कंकाल निकलते हैं, भले ही वो डीएसपी हक साहब हो या फिर आसपास जिसकी कहानियां नहीं। पहली बात तो देखिए कि सच्चाई है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। पहली बात तो लापता कोई नहीं हुआ है। डीएसपी मर्डर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ की थी, जो कि पूरे गांव के सामने हुई। जो लोग इसमें थे, शामिल थे, एक मॉब फ्रेंजी का केस था वो, और जो लोग इसमें शामिल थे वो आज जेल में हैं। सबसे बड़ी एजेंसी ने जांच करी है और उसमें कानून अपना रुख अख्तियार कर रहा है। तो जो सच्चाई है वो लोगों के सामने है। कहते हैं भय बिन होए न प्रीति, तो ये क्या उस तरह की एक बात भी है? देखिए, भय बिन होए न प्रीत, ये तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में किस संदर्भ में कही है उसका भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जीवन के हर पहलू पे इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो जब भगवान श्री राम जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और उनका अनुरोध नहीं सुना, तब उन्होंने ये शब्द कहे। घुड़सवारी जी, रिवॉल्वर, गोली चलाने से लेकर सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया शौक कौन सा है? नहीं, स्पोर्ट्समैन तो हम रहे हैं और शूटिंग करी है खूब, डबल ट्रैप, और घुड़सवारी का शौक बचपन से रहा है, वॉलीबॉल का शौक रहा है। तो ये 3 स्पोर्ट्स। अभी फिटनेस में भी उसी को लागू करते हैं या अरे सिर्फ? अब कहाँ समय मिल पाता है, अब समय नहीं मिल पाता है खेलने का, नियमित खेलने का। लेकिन हाँ, कभी समय मिला तो चूकते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए जी। तकनीक में आपका बड़ा शौक है, बहुत रुचि है। ड्रोन, हमारा ड्रोन इस समय राजा भैया ही उड़ा रहे हैं। जो तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी ड्रोन पर, वो खुद उन्हीं के ही शॉट्स हैं। तो ये ड्रोन की क्या खासियत? आपकी तकनीक के एक छवि अलग रहती है और एक छवि ये रहती है। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ख़ास तौर से जब आप
जंगलों में जाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाएं तो वहाँ पे एक जगह बैठ के आप बहुत से नज़ारे देख सकते हैं। अच्छी बात है। आप चलाते हैं ड्रोन? जी है ये जो हमारे चला रहे हैं इसमें और बाकी समय इसमें स्टडी, जैसे टेक्निकली यू आर वेरी वेरी, आई वुड से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और टेक नो फ्रेंडली। आई एम नॉट एट ऑल दैट टेक सेवी जितना आप प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम टेक्निकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन ये कर लेते हैं ड्रोन वाला। पायलट भी तो हैं? हाँ, आधे पायलट हैं। मतलब क्या होता है? आधे पायलट का मतलब पूरा औपचारिक हमने रिटन टेस्ट पास किया है, लेकिन अभी तक सोलो नहीं मिला। तो जिसको सोलो नहीं मिलता है, एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, एक सीपीएल कमर्शियल होता है। तो पीपीएल के लिए हम रिटन पास कर गए, लेकिन फिर समय नहीं मिला, थोड़ा बहुत सीखे, और जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता है तो एक सर्टिफाइड पायलट के साथ ही आप उड़ान भर सकते हैं। राजा भैया के विरोधी भी यही कहते हैं कि राजा भैया अपने आप को राजा समझते हैं और एक पैरेलल सरकार चलाते हैं कुंडा में। क्या कहेंगे आप? नहीं, विरोधी आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो विरोधी जो भी कहेगा वो अच्छा तो नहीं कहेगा, क्योंकि वो एक धारणा उसकी बन चुकी है। लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अपने को राजा माने या ऐसा कुछ माने। इस इलाके में सिंबल ही आपका चेहरा है, सिंबल ही आपकी पहचान है और आप ही सिंबल हैं, तो आरी की क्या जरूरत पड़ गई? हमने बताया आपको ना कि अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए लोगों ने ये राय दिया कि दल बनाया जाए, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं किसानों की जिनके लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं, सदन के अंदर भी बाहर भी। अब वो आवाज़ पार्टी की तरफ से उठेगी तो और मुखर होकर के उठेगी। देखिए, किसानों की समस्या जो आप लोग टीवी पे दिखाती हैं या जो देश जानता है, उनके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। जब भी किसान आंदोलन से संबंधित कोई चीज़ें दिखाई जाती हैं तो सदैव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गन्ना किसानों की बात होती है। हमारा ये क्षेत्र अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, जहाँ लघु सीमांत कृषक हैं, इनकी चर्चा नहीं होती है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे समय पे डीएपी, समय पे यूरिया मिल जाना, बिजली सिंचाई के लिए और थ्रेशिंग के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, जो किसान आंदोलन में एक बिंदु आया कि साहब एमएसपी ख़त्म कर देगी ये सरकार, ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी सरकार हो, एमएसपी नहीं ख़त्म हो सकती। हाँ, लेकिन एमएसपी में समस्या ये है कि जैसे एक बीघे में, यहाँ पे बड़ा बीघा होता है हमारे यहाँ, एक बीघे में 15 क्विंटल से लेके 18 क्विंटल तक धान उपज होती है, लेकिन क्रय केंद्र पे खरीद सिर्फ सपा सरकार में 6 क्विंटल की होती थी, और अब भाजपा सरकार में 10 क्विंटल की खरीद हो रही है। ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन निर्देशित कर दिया गया है कि प्रति बीघा खतौनी जब किसान दिखाएगा तो इससे अधिक खरीद नहीं होनी है। यानी कि अगर किसी ने 18 क्विंटल पैदा किया है तो 10 क्विंटल का तो उसको दाम मिल रहा है, बाकी वो पौने पौने दाम पे बेचने पे मजबूर है। तो जो भी फसल हो, पूरी एमएसपी पे खरीदी जाए, क्रय केंद्र पे खरीदी जाए, हमारी शुरू से ही मांग रही है। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो बड़ा भूभाग ये है, बुंदेलखंड है, अवध है और पूर्वांचल है, आपने देखा होगा कि यहाँ के किसान अपनी खेती कर रहे थे। उस आंदोलन से कोई भी किसान प्रभावित नहीं था। 25 नवंबर को आपने जाकर नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और कहा कि उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलने गए थे। जी। 28 नवंबर को आप ही के इलाके में, प्रतापगढ़ जिले में आकर अखिलेश यादव ने पूछा कौन है ये? जी हाँ। कैसा लगा आपको? नहीं, उनके कद के नेता से ये उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कहेंगे, और जिन भी पत्रकार ने ये प्रश्न किया कि क्या आप उनके दल से गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं करना है, तो साफ कह दीजिए कि नहीं हो रहा है, और हमारी तरफ से तो कभी कोई प्रयास भी नहीं हुआ कि हम गठबंधन करें। और राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में पत्रकार चुभते हुए सवाल पूछेंगे ही, ये आप भी जानती हैं।
चुभ गया और क्या ये सवाल? हर सवाल पे क्रोधित हो जाना या इरिटेट हो जाना, ये तो शुभ लक्षण नहीं है। राजा भैया को गुस्सा कब आता है? नहीं, देखिए, हम भी आपकी तरह, सभी की तरह एक सामान्य इंसान हैं। सभी के जिंदगी में ऐसे मौके, ऐसे समय आते हैं कि गुस्सा आता है, लेकिन उसको नियंत्रित करना, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना, ये प्रयास करते हैं। इस चुनाव में बीजेपी से ऑफर आया नहीं कि बात बनी नहीं या बनाई नहीं गई? नहीं, ना ऑफर आया, ना हमने प्रयास किया, ना हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव था। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी इच्छा थी कि हम एक बार सभी दलों को, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि साहब सपा नहीं लड़ाती थी, ऐसा नहीं था। सपा भी लड़ाती थी और भाजपा भी लड़ाती थी। सभी दलों के प्रत्याशी, कांग्रेस के, बसपा के, सभी आते। 15% 20% से ऊपर कभी किसी को वोट मिला नहीं आपके इलाके में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका 40% से नीचे कभी गया नहीं? हमारा 53 के नीचे कभी नहीं गया। 53% एंड अबव ही रहा। क्या है वो जादू, क्या है? जादू तो कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा है। और हाँ, ये जरूर है कि हम 5 साल चुनाव लड़ते हैं। मतलब 5 साल चुनाव लड़ने से हमारा मतलब है कि 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, हर सुख दुख में रहते हैं। प्राथमिकता जहाँ भी जरा भी दो दिन का भी टाइम मिला, तो 2 दिन का समय मिला, तो क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। ये पहला मौका है जब आपके बच्चे, बेटे भी घर घर गए हैं कैंपेन करने के लिए। ये क्या अगली पीढ़ी को राजनीति में लाने का प्रयास है? दरअसल घर घर नहीं गए थे। कोविड के कारण स्कूल बंद था, तो घूम रहे थे यहीं पे। तो कोई प्रचार टीम जाती तो उसके साथ गाड़ी पे बैठ लेते, अपना चले जाते थे। अब स्कूल खुल गए हैं तो फिर वापस गए। राजा भैया तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उनकी पार्टी लड़ती है, तो राजा भैया क्यों नहीं लड़ते हैं लोकसभा का चुनाव? नहीं, अभी तक तो प्रदेश की राजनीति में ही हमारी रुचि ज्यादा रही है, और दिल्ली जाने की अभी कभी सोचा नहीं है सर। इस बार मोदी सरकार और बाकी सरकार में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, हर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, बढ़ चढ़ करके गिनाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, जब डिबेट्स होते हैं, जो भी सरकार या जो भी विपक्ष रहता है, वो सिर्फ कमियां निकालने में ही अपना पूरा समय लगाता है। तो ना इतने अच्छे काम किसी सरकार ने किए होते हैं, ना इतने बुरे काम किसी ने किए होते हैं, जितना एक दूसरे को बताते हैं। हमारे विचार से देखिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब अनिवार्य चीज़ें हैं, होनी ही चाहिए, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा विकास का ढांचा घूमता है। विकास हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि की उपलब्धता, ये ऐसा विषय है जो शायद मीडिया वाले इसको भूल जाते हैं या उठाते नहीं हैं। अक्सर आप देखिए, प्रत्याशी का क्या व्यवहार है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद उसका व्यवहार कैसे बदलता है, ये बात लोगों को बहुत अखरती है। अब इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार अगर परिवर्तन हुआ तो मतदाताओं में बड़ा खराब संदेश जाता है, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, जब भी क्षेत्र की जनता को आवश्यकता पड़े, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि उनको अपने विधायक की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उस समय विधायक उपलब्ध रहे और उनको लगे कि हाँ, सच्चे मन से इसने हमारा साथ दिया या हमारी मदद करने का प्रयास किया, तो ये एक अलग विषय। अब उनको ज़रूरत है, विधायक जी कहीं संपर्क में नहीं आ रहे हैं या बाहर हैं, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाती हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो जातीय समीकरण न होने के बावजूद लगातार जीतते चले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जातीय गणित जिनके पक्ष में है, एक चुनाव जीत गए, दोबारा नहीं जीते। जातीय गणित पर आते हुए ये कहा जाता है कि योगी सरकार में ठाकुरों का बड़ा बोलबाला है, उनकी दबंगई चमकी है। ये शब्दावली को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि क्षत्रियों को एक ये अफसोस है कि अब ये कहा जाता है ऐसा, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वे उनको कोई फेवर कर रहा हो। ऐसा हमको देखने में तो नहीं लगा इन 5 वर्षों में।
मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किसकी सरकार बेहतर काम कर रही थी? आप सरकार की बात कर रही हैं या व्यक्तिगत नेता की बात कर रही दोनों। हैं? देखिए, नेताजी आप किसी से भी पूछिएगा और अगर दोनों की तुलना करी जाए तो नेताजी को ज़्यादा अंक मिलेंगे। और पार्टी की दल के बाहर भी उनकी जो एक उनका जो सम्मान है या लोग मानते हैं उनको, तो उस मामले में भी नेताजी का कोई जोड़ नहीं है। भले कोई समाजवादी पार्टी में ना हो, लेकिन वो सम्मान करता है नेताजी को। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? देखिए, नहीं। ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि हम नंबर देने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन हाँ, नंबर देना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन अब जो विधायक हैं मैदान में, उनकी विधानसभा की जनता उनको नंबर देगी। उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसा प्रदर्शन रहा है, कैसा आचरण रहा है, तो ये तो सम्मानित मतदाताओं के हाथ में है कितना नंबर देते हैं। एक इल्तिजा है, अगर आप रखना चाहें तो रखें। जी। राजा भैया गुनगुनाते भी हैं, तो क्या कुछ सुनाएंगे जनता के लिए इस चुनावी मौसम में? ऐसा नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित है। और देखिए, आप हमसे गाड़ी भी चलवा रही हैं, आप इंटरव्यू भी हो रहा है आगे, अभी हम लोग लेट भी हो गए हैं, तो पूरा ध्यान अभी उधर लगा हुआ है। बेटी के घराने से, रजवाड़े से, घर से, किले से विधानसभा तक का सफर और इस तरह से एक राजनीतिक दल बनाने की बात, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद घर आए और हमारे मन में ये स्पष्ट था कि हमको गांव में ही रहना है, कहीं शहर नहीं जाना है, और अगर कहीं नौकरी करनी भी है तो सिर्फ सेना में। तो उसमें रुचि थी। आज भी हमारी इच्छा है कि हमारे दोनों पुत्रों में से कम एक सेना में जाए। बाकी उनकी ज़िंदगी है, क्या वो चुनते हैं ये उनके ऊपर है, कोई हमारे तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, आए क्षेत्र के लोगों ने कहा कि 92 की बात है कि चुनाव होने वाले हैं, आपको चुनाव लड़ना है। कैसे लड़ना है? निर्दलीय लड़ना है। तो सब कुछ यहाँ की सम्मानित जनता के कहने पर, उनके आदेश पे हुआ है। और आम राजनीतिक ढर्रा जो है या जो प्रचलन है, उससे एकदम अलग ढंग से ये हुआ। राजा भैया घर वालों के साथ समय बिता पाते हैं, समय दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते? थोड़ा, मतलब उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, जैसे चुनाव में व्यस्तता अधिक है तो अक्सर लोग ये कहना पसंद करेंगे कि नहीं साहब हम क्षेत्र में, लेकिन हाँ, कोई व्यापारी हो या कोई सेना का अफसर या जवान हो, किसी भी क्षेत्र में है तो काम पहले है और होना भी चाहिए। तो उसमें से जो भी समय मिलता है, और परिवार का मतलब हमारे दृष्टिकोण में बड़ा विस्तृत है। परिवार का मतलब सिर्फ अपना ही घर नहीं, तो सब परिवार के ही लोग हैं, सबके साथ रहते हैं, खूब समय बिताते हैं। लेकिन क्या इस बार जनता के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? और क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, दल के बन जाने के बाद जिम्मेदारी बहुत ज्यादा अध्यक्ष के तौर जी पर। बिल्कुल, दायित्व तो बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन इस बार अपने क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं। और उसका कारण है कि कई जगह प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं, सब जगह जाने का कार्यक्रम है, तो अपने क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं। क्योंकि इस बार कोई गठबंधन नहीं किया है आपने, अगर आंकड़ों की कमी हुई सरकार बनाने के लिए, तो राजा भैया किस तरफ होंगे? ये चुनाव बाद की बात है मनोज्ञा जी, क्योंकि प्री पोल अलायंस तो हुआ नहीं है, किसी से किया नहीं गया है। बाद में सभी समर्थकों से, पार्टी से राय लेकर के फिर कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो निर्णय लिया जाएगा।
कुछ चरणों का चुनाव हो चुका है, जी। आपको हवा किस तरफ बहती दिख रही है? अब हम तो अपने चुनाव में व्यस्त हैं और अपने दल के, और इस बेल्ट में अभी चुनाव हुआ नहीं। आप ही लोग को ज्यादा जानकारी है, आप ही लोग से हम पूछते रहते हैं। तो वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसको लेकर राजा भैया इस बार पार्टी के साथ, आरी के साथ उतर रहे हैं मैदान में? मुद्दे 3 से अधिक हैं, और जो हमारा जनसेवा संकल्प पत्र है उसमें किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, सबकी बातें कही गई हैं। और व्यक्तिगत स्तर पे जैसे कई समस्याएं हैं लोगों की, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। वही चीज जो हम कहते हैं कि जनप्रतिनिधि को सदैव जनसुलभ होना चाहिए। विकास न करने पे लोग हार सकते हैं, लेकिन विकास करने पे जीत जाएं इस बात की गारंटी नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए इटावा में नेताजी ने कितना विकास किया, इटावा हारे, कन्नौज हारे। अगर हम सिर्फ विकास की ही बात करें तो वहाँ पे अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक संस्थान, सड़कें, बिजली, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया, पिछली बार भी, इस बार भी लगातार। तो विकास के साथ साथ और भी बहुत सी आवश्यकताएं या उम्मीदें जनता को रहती हैं अपने जनप्रतिनिधि से। हम उसको सिर्फ ये इंटरप्रेट करते हैं कि जब सड़क बनवा दिया, बिजली लग गई, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत रूप से जब तक जनसुलभ नहीं होगा नेता, तब तक दूरगामी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो 30 वर्षों में लगातार जीत का राजा भैया का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप जैसे हैं वैसे दिखिए, और मंच से जो बोलिए, क्योंकि मंच का भाषण सुनने के बाद जो जनता है, श्रोता है, वो उसको रिवाइंड और प्ले करती है, और फिर आपका आकलन करती है कि आप क्या बोले, उसमें सच्चाई क्या है। कुछ लोग हैं जो बड़ा अच्छा ओजस्वी भाषण देते हैं और क्षणिक तालियां बजती हैं, लेकिन बाद में जब उनके भाषण को देखा जाए तो बहुत सी बातें उसमें सच नहीं होती। तो आप जैसे हैं वैसे जनता को दिखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो स्मारक है, हमारे 11 पूर्वज यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे नवाब ऑफ अवध से लड़ते समय। चौराहा प्रणाम 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 प्रणाम। आज लेट हो गए, आओ विनोद, प्रणाम। बीजेपी का नारा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम के आधार पर ही चुनाव फिर एक बार? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे ख्याल से जनता की और भी उम्मीदें रहती हैं। राजा भैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सफर पर हमारा सारथी बनने के लिए धन्यवाद। इसके आगे अब आपकी चुनाव यात्रा शुरू होगी। देखिए, आपको बता दें कि ये बड़ी दिलचस्प सफर की, यहाँ पर तो भले ही इसे हम